नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो मेरा मणिपुर चक्र और ब्रह्म ऊर्जा के संबंध में है। मणिपुर चक्र और कॉस्मिक ऊर्जा के संबंध में है। जैसा कि आप जानते हैं, हम ब्रह्म ऊर्जा के माध्यम से ही जीवन ले रहे हैं। हम स्वस्थ हैं, हमारा जीवन सिर्फ ब्रह्म ऊर्जा के माध्यम से ही है। और यदि ये ब्रह्म ऊर्जा जिस दिन हमें छोड़ के निकल जाती है, उसी दिन हमारा जीवन भी शांत हो जाता है। और जब तक ब्रह्म ऊर्जा का, इस प्राण ऊर्जा का हमारे अंदर प्रभाव बना रहता है, तब तक हम स्वस्थ भी रहते हैं और जीवंत भी रहते हैं। अपने जीवन के जो कर्म हैं, जो विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, उनको पूर्णतः करते भी रहते हैं। और जिस दिन इस प्राण ऊर्जा में, इस ब्रह्म ऊर्जा में न्यूनता आने लगती है या इसका प्रभाव बंद होने लगता है, अवरोध आ जाता है, तो तत्क्षण या तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं या फिर हमारा जीवन तुरहित हो जाता है, जीवन वहाँ अवरुद्ध हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मणिपुर चक्र और कॉस्मिक ऊर्जा का, मणिपुर चक्र और ब्रह्म ऊर्जा का बहुत गहरा संबंध है। और इसे समझ लेंगे तो शायद हम अपने स्वास्थ्य के बारे में और अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, उनके बारे में भी ठीक से जान पाएंगे। तो आज का मेरा विषय जो है मणिपुर चक्र और ब्रह्म ऊर्जा के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, मणिपुर चक्र नाभि केंद्र के पीछे रहता है और हम सब चक्रों के माध्यम से अपने जीवन के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। और मणिपुर चक्र वो स्थान है, यहाँ से हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारी जो ब्रह्म ऊर्जा है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, हम में प्रवेश करती है। और जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, माँ की कोख में होते हैं, तो इसी प्राण ऊर्जा के माध्यम से जो हमें माँ से प्राप्त होती है, माँ के साथ हम गर्भ नलिका के साथ जुड़े होते हैं। इस गर्भ नलिका के माध्यम से माँ की प्राण ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा हमें समाहित होती है, हमें प्रविष्ट होती है। और तब हम मांस पिंड से एक जीवन के रूप में परिवर्तित होते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत होती है, हमें जीवन उत्तरित होता है और हमारे जो शारीरिक अंग हैं, उनके विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। और हम इस गर्भ नलिका के माध्यम से और माँ की जो प्राण ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड से माँ ग्रहण करती है और फिर हमें वो उसकी आपूर्ति करती है, उसके माध्यम से ही हम विकसित होते हैं। और उसके माध्यम से ही हम प्रसव के बाद या प्रसव के द्वारा बाहर अपना शुद्ध रूप में जीवन यापन करने पर बाध्य होते हैं। तो ये ब्रह्म ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। ये नाभि चक्र से हमें प्रवेश करती है और इसलिए नाभि चक्र का, इस मणिपुर चक्र का हमारे लिए बहुत महत्व है। मणिपुर चक्र तो तंत्र का, योग का विषय है, लेकिन नाभि चक्र शरीर का अंग है। और शरीर विद्या, शरीर शास्त्र इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आयुर्वेद में तो नाभि चक्र को वैसे ही महत्व दिया गया है, इसलिए आयुर्वेद में ऐसी पद्धति रही है। और इस पद्धति को आयुर्वेद के विशेषज्ञ और हमारी जीवन पद्धति में हजारों सालों से अपनाया गया है कि स्नान के पश्चात नाभि चक्र में तेल अवश्य लगाना चाहिए। वैसे तो उसके बारे में विशिष्ट तेलों का भी उल्लेख है, लेकिन यदि कोई तेल आपके पास उपलब्ध ना हो तो सरसों का तेल लगा सकते हैं, आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे उत्तम है कि आप देसी घी लगा सकते हैं। और देसी घी को यदि सही तरह से शुद्धता प्रदान की जाए, उसको एक विशेष प्रक्रिया से उसको प्रतिष्ठित कर लिया जाए तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। और उसके माध्यम से हम कितनी बीमारियों से बचे रहते हैं। हमारी जो सुषम तंत्र है, इसके माध्यम से संक्रामक बीमारी से बचे रहता है। हम श्वास सहजता से ले पाते हैं। और क्योंकि प्राण ऊर्जा हमारे नाभि से प्रविष्ट होती है और फिर वो वहाँ से या तो ऊर्ध्वगमन करती है या अधोगमन करती हुई हमें जीवांत बनाए रखती है, हमारी ज़िंदगी को प्रेरित करती रहती है। तो नाभि में यदि हम ऑयलिंग करते रहते हैं, नाभि में यदि हम घी का या तेल का प्रयोग करते रहते हैं, तो हमारे बहुत सारे जो शारीरिक अंग हैं वो स्नेह युक्त रहते हैं, वो चिकनाई युक्त रहते हैं। इसलिए उनके कार्य करने में और प्राण ऊर्जा के प्रवाह गमन में मदद मिलती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि हमारी जो नाभि चक्र है, इसी से हम माँ के साथ जुड़े रहते हैं, इसी से हम विकसित होते हैं। इसलिए जब हम जन्म लेके बाहर आते हैं तो नाभि चक्र के साथ जुड़े रहते हैं। हम ही नहीं, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं पूरे संसार में, सबका संबंध इसी नाभि चक्र के माध्यम से रहता है। और इस नाभि चक्र के साथ उनका संबंध सिर्फ प्रसव के बाद विच्छेद होता है, प्रसव के बाद वो अलग होते हैं। इसलिए ऐसा देखा गया है
कि बहुत सारे जीव तो जो बैठ के प्रसव लीला करते हैं, वो प्रसव के तत्काल पश्चात इस गर्भनाल को तोड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं, जिससे कि झटके से ये गर्भनलिका उसके शिशु से अलग हो जाए, शिशु अपने गर्भनलिका से अलग हट सके। या जो पशु, ज़्यादातर पशु तो ऐसे हैं, ऐसे प्राणी जो खड़ी अवस्था में प्रसव संपन्न करते हैं, इसलिए जब प्रसव होता है, शिशु गर्भनलिका गर्भसात जब ज़मीन पे आता है तो झटके के साथ जब गिरता है तब ये गर्भनलिका उससे अलग हो जाती है। लेकिन इस सारी पूरी प्रक्रिया में, इस प्रसव की प्रक्रिया में 40 मिनट से लेकर कभी कभी 1.5 घंटे का समय लग जाता है। सामान्यतः 15 से 20 मिनट तो लगता ही लगता है। तो 15 से 20 मिनट प्रसव के दौरान शिशु को गर्भनलिका से जुड़ा रहना बहुत मूल्यवान रहता है, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके जीवन के क्रियाकलाप के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि गर्भनलिका में जब तक शिशु उससे अलग नहीं होता तब तक प्राण का संचार रहता है, और प्राण के साथ ही संचार नहीं रहता, ये तो रक्त का माध्यम भी है। रक्त गर्भ के दौरान पोषक तत्वों का, प्राण ऊर्जा का, ऑक्सीजन का, तमाम चीज़ों का एक मुख्य वाहक है। इसलिए यदि प्रसव के तत्काल पश्चात शिशु को उसी गर्भनलिका से अलग कर दिया जाए तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा का जो आवेश है वो खंडित हो जाता है, और उसमें रक्त संचार संबंधी मनोव्याधियाँ, मानसिक जो परेशानियां हैं वो खड़ी होती हैं। जैसा कि आजकल हम जो नवीन चिकित्सा प्रणाली है, जो नए हमारे प्रसूति विशेषज्ञ हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनका तो उद्देश्य है कि शिशु को बाहर निकालो, गर्भनलिका काटो, काम खत्म। लेकिन अनुभव से, सैकड़ों सालों की अनुभूति से हमने निष्कर्ष निकाला, इसलिए हमारे यहाँ जो प्रसव होते थे, उस प्रसव से जब शिशु गर्भ से बाहर आता था तो उसके लिए 90 सेकंड से लेकर 120 सेकंड का समय रखा जाता था जब उसको गर्भनलिका से अलग काटते थे। लेकिन आजकल तो समय की कोई उपयुक्तता नहीं है, तत्काल पश्चात 2 या 3 सेकंड में शिशु को माँ से, शरीर से अलग कर देते हैं, उसी नलिका को काट देते हैं। इसलिए ऐसे शिशुओं की मनोदशा थोड़ी अलग रहती है, क्रोधित ज़्यादा हो जाते हैं, उत्तेजित होते हैं, उनमें डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मानसिक उद्वेग जैसी स्थितियाँ बनी रहती हैं। उनमें कई और मनोव्याधियाँ सामान्यतः देखी जाती हैं। एक चीज़ और भी देखा है कि जो शिशु सामान्य गर्भ प्रक्रिया के माध्यम से, सामान्य प्रसव प्रक्रिया के माध्यम से उल्टे होते हैं, क्योंकि सामान्यतः प्रसव का एक ही तरीका है कि शिशु का सिर पैरों के ऊपर होता है, पैर के पंजों पर होता है, और पैर बाहर आते हैं, फिर उसके बाद शिशु का सिर बाहर आता है, फिर शिशु का पूरा शरीर बाहर आ जाता है। लेकिन कई बार शिशु का ये जो प्रसव की प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, शिशु पैरों के माध्यम से, सिर के माध्यम से बाहर नहीं आता, वो जो हमारे स्तंभ होते हैं, हमारे जो पीठ होती है, उसके माध्यम से बाहर आता है। तो ऐसे प्रसव को हम उल्टा प्रसव कहते हैं। ऐसे उल्टे प्रसव के लिए भी हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है, और ऐसे जो प्रसव से बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए हम अलग से एक चिन्हित कर देते हैं कि ये उल्टे प्रसव से हुआ है, और उसको कई जगह सम्मानित किया जाता है। सम्मानित करने का अर्थ है उसका विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसकी मनोदशा में कुछ परेशानियां रहती हैं। ये तो आज अनुसंधान का विषय है, ये तो शरीर शास्त्रियों को, मनोचिकित्सकों को इस पर रिसर्च करना चाहिए कि जो उल्टे प्रसव से हुए हैं उनकी मनोदशा में और जो सामान्य प्रसव से जन्म लेते हैं उनकी मनोदशा में क्या अंतर रहता है। लेकिन जो उल्टे प्रसव से जन्म लेते हैं, समाज ने उनको विशेष स्थान देने के लिए उनको विशेष चिन्हित किया गया है। इसलिए जब भी किसी को पीठ की दर्द हो, या किसी को एक पैर में सciatica का दर्द हो जाए, या कोई और व्याधि हो जाए, तो कहते हैं कि आप ऐसे आदमी से उसकी पीठ पर चोट कराइए, लात पड़वाइए, कि जिससे कि ये जो उल्टा हुआ हो। तो उल्टे का भी महत्व है, उल्टे की मनोदशा अलग होती है। लेकिन सामान्य प्रसव से जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी एक पद्धति रहती है कि शिशु का जो सिर है वो पैर के पंजों पर रहता है, और इस पूरी प्रक्रिया में कभी कभी 40 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटे का समय भी लग जाता है। तो इस दरमियान प्राणवायु और रक्त का संचार बच्चे के शरीर में होता रहता है। लेकिन सामान्यतः भी
15 से 20 मिनट तो प्रसव में लगता ही है। तो इस दरमियान शिशु माँ की गर्भ नलिका से जुड़ा रहता है, उसमें प्राण का प्रभाव बना रहता है, रक्त संचार बना रहता है। लेकिन आजकल क्योंकि सर्जरी से ज़्यादातर प्रसव हो रहे हैं, सर्जरी के माध्यम से प्रसव संपन्न कराए जाते हैं, तो वहाँ तो तत्काल इस प्रक्रिया को समाप्त करने की चेष्टा रहती है। तो ऐसे में कुछ सेकंड के भीतर, कभी कभी तो 1.5 सेकंड के भीतर ही उस बच्चे को जो अभी तक बाहर आया नहीं, उसे माँ की गर्भ नलिका से अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे शिशुओं का जीवन भर कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में ऐसी पेचीदियाँ बनी रहती हैं जिन्हें हमें पूरी ज़िंदगी को झेलना पड़ता है। तो मेरा अर्थ है कि गर्भ नलिका का हमारे लिए बहुत महत्व है और हमारे नाभि का बहुत महत्व है, और नाभि के पीछे जो मणिपूर्ण चक्र है उसका बहुत महत्व है। ये हमारी डर का, वहम का, हमारी मनोदशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें मानसिक रूप स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से सक्रिय रखता है, और मनोदशा को यदि सामान्य है तो इतनी उच्च बनाए रखता है कि हम कुछ विशिष्ट दुनिया में कर सकें, हम विशिष्ट वैज्ञानिक बन सकें, लेखक बन सकें, या अपने जो व्यापार है, अपनी जो नौकरी पेशा, अपना जो कर्तव्य है उसमें कुछ विशिष्टता पा सकें। लेकिन यदि ये सामान्य है, यदि असामान्य है, दूषित है, तो ये हमें मनोव्याधियों से पीड़ित करने से भी पीछे नहीं रहता। इसलिए बहुत सारे लोग जो मनोव्याधियों से पीड़ित हैं, उनका जो मणिपूर्ण चक्र जो डिस्टर्ब रहता है, अनबैलेंस रहता है, उसे ठीक करने की आवश्यकता रहती है। आपने देखा होगा कि अचानक जब आपकी जान पर कुछ बन आती है, आप कार से जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, आप स्कूटर से जा रहे हैं, और अचानक आपके सामने कोई आदमी आ जाए, या आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाए, या कुछ ऐसी असमंजस स्थिति बन जाए, तो आप देखते हैं तत्काल आपके पेट में उसी नाभि स्तर पर कुछ होने लगता है। सारा जो कंसंट्रेशन है नाभि पर आ जाता है, लगता है कि जैसे नाभि डूब रही है, नाभि सिकुड़ रही है। क्योंकि जब ये प्राण ऊर्जा को लगता है कि आपका जीवन संकट में है, आपके ऊपर कोई आपात स्थिति आ रही है, तो प्राण ऊर्जा आप अपने को संगठित करने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो प्राण ऊर्जा का हमारे बहुत महत्व है, हमारे लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा होगा, कभी आप मानसिक रूप से परेशान हो, कोई ऐसी आपको दुखदायी खबर मिल जाए, या अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो उसका भी तत्काल प्रभाव आपके नाभि केंद्र पर पड़ता है, आपके मणिपूर्ण चक्र पर पड़ता है, और आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि मणिपूर्ण चक्र का हमारे पास कितना महत्व है। इसलिए डर, वहम, या ऐसे जो द्वंद्व की जैसी स्थिति रहती है, मनोदशा की जो स्थिति रहती है, जो इसके जो फ्रेनिया के रोगी हैं, उनकी मणिपूर्ण चक्र दूषित रहता है। तो मणिपूर्ण चक्र हमारी प्राण ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। इससे ऊपर हमारे 4 केंद्र और रहते हैं, नीचे 2 केंद्र रहते हैं। नीचे के 2 केंद्र स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार। ऊपर के जो 4 चक्र हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे ऊपर का चक्र अनाहत जो हृदय चक्र पर रहता है, फिर कंठ पर रहता है विशुद्ध चक्र, फिर हमारे आज्ञा चक्र भ्रुकुटी पर रहता है, कुटस्थ पर रहता है, और सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र रहता है। इन सब के अलग अलग महत्व हैं। इन सबको यदि हम सक्रिय रखते हैं, सामान्य रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो हमारे लिए ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य खुल जाते हैं, और अंततः हम परमात्मा के साथ एकाकार भी हो जाते हैं। ये आनंद का भी है, स्वास्थ्य का भी है, निरोगता का भी है। यदि ये चक्र सभी सामान्य हैं, स्वस्थ हैं, तो हम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और दीर्घ जीवन जीते हैं। लेकिन यदि इनके विपरीत यदि कोई चक्र आपका दूषित है, पूरी तरह समान रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसका परिणाम भी हमें देखना पड़ता है। इनके कारण हमारी बुद्धिहीनता हो जाती है, क्रोधित होने लगते हैं, आनंद नहीं आता, दुखी रहते हैं, हम बार बार चिंतित होने लग जाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमें हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, या दूसरे रोग हो जाते हैं। तो इन सब का संबंध इन्हीं चक्रों से है। ये स्वस्थ विज्ञान का विषय है, इस पर मैं आगे फिर चर्चा करूँगा। फिलहाल तो मैंने मणिपूर्ण चक्र के बारे में बताया। इस मणिपूर्ण चक्र को जीवंत करने के लिए हम गहरे सांस लेते हैं। गहरे सांस का हमारे लिए ये संबंध है कि गहरे सांस लेंगे तो नाभि तक जाएगा, नाभि तक जाएगा तो हमारी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहमान हो पाएगी। यदि हम उथले सांस लेंगे, सिर्फ छाती में सांस भरेंगे और निकालेंगे, तो नाभि चक्र अनप्रेरित रह जाता है, ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। तो हमारे श्वास, हमारा जो प्राण ऊर्जा है वो सीमित मात्रा में रहती है। तो हमें भरपूर श्वास लेना चाहिए, और भरपूर श्वास के लिए कई प्रक्रिया हैं। और यदि श्वास गहरे लेते हैं हम
और उसके साथ हम बंद का प्रयोग करते हैं, हम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, तो हम उसका पूरा लाभ उठा पाते हैं, पूरा उपयोग कर पाते हैं और प्राण ऊर्जा को हम पूरे शरीर में प्रभावित कर पाते हैं। हम ज़्यादा स्वस्थ भी रहते हैं, दीर्घायु भी रहते हैं और बहुत सारे रोगों से जो आज असाध्य बने हुए हैं उनसे सहज मुक्ति भी पा लेते हैं। उनके लिए हमें ना तो औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, ना दवा का प्रयोग करना पड़ता है, ना किसी ऑपरेशन की समस्या हमारे सामने आती है, वो सहजता से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जीवन तो हमें प्राण ऊर्जा ने दिया है, जीवन तो हम जीवनी शक्ति के माध्यम से पाए हैं। तो जीवनी शक्ति में वो शक्ति है कि हमें कभी भी वो कहीं से भी निरोगी कर सकती है। तो मणिपूर्ण चक्र का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। ये संक्षिप्त सा मैंने आपको मणिपूर्ण चक्र की उपयोगिता मैंने बताई। इसकी उपयोगिताओं के बारे में फिर मैं कभी बात करूँगा। और अभी आगे अगले का जो मैं दूसरा वीडियो इसका डालूँगा वो मैं डालने की कोशिश है मेरी कि अनाहत चक्र पर डालूँ, जो हृदय चक्र पर डालूँ कि हृदय चक्र हमारा भावना का है, हमारी प्रेम का है, हमारी संवेदना का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी मनोदशा को स्थिर रखने के लिए इसका भी बहुत महत्व है। तो आज मैंने मणिपुर चक्र पर आप ये वीडियो डाला है। आपको कैसा लगा, आपको कितना रुचिकर लगा, इसमें क्या कमियाँ इन संबंध में मेरे को आप सूचित कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें कि मैं आपके लिए नए नए विषय पर कुछ दे पाऊँ। धन्यवाद।